वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसकी समरी हमारे बुक में दी हुई है। उस समरी को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये पूरी समरी ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं और इनको ख़त्म करने के बाद हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपके दिमाग में फीड हो जाए। इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स यानी जीव कैसे रिप्रोडक्शन यानी बेबीज़ पैदा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाते हैं, तो ये हमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसमें रिप्रोडक्शन यानी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, बेबीज़ पैदा करके या अपने शरीर को अलग करके किसी भी तरह से, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होता है, या सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। ओके, अपने शरीर के किसी पार्ट को अलग करके उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो चलिए हर एक पॉइंट को रीड करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। रिप्रोडक्शन अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेसेस इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। दूसरे लाइफ प्रोसेसेस जो आपने चैप्टर 6 में पढ़े हैं, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, जैसे ये लाइफ प्रोसेस के बिना हमारा जो शरीर है वो नहीं चल पाएगा। जिन लाइफ प्रोसेस के मैंने नाम लिए उनके बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, बट रिप्रोडक्शन के बिना हमारा शरीर काम कर सकता है। वो तो चॉइस होती है किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की कि वो रिप्रोड्यूस करे या नहीं करे, उसको बेबीज़ पैदा करने हैं या नहीं करने हैं। बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखा होगा जिन्होंने शादी नहीं की या जो बेबीज़ पैदा करना नहीं चाहते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल सेलुलर apparatus बाय द सेल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? डीएनए कॉपी बनती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डीएनए क्या होता है। देखिए, आपने 9th क्लास में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, चैप्टर 5th है 9th क्लास का, उसको आपने पढ़ा होगा। तो उसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल की बात की गई है। ओके, जिन सेल से हमारा शरीर और सभी जीव जंतुओं का शरीर बनता है उसकी बात की गई। तो जो सेल होता है, सेल के अंदर होता है सेल का ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन हमारे स्कल के अंदर होता है, और हमारे ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। उसी तरह से बच्चों, सेल की सारी गतिविधियों को, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को सेल का ब्रेन यानी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ओके, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन होता है यानी एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बनता है, तो डीएनए की कॉपिंग होती है। ओके, तो रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जब अपने बेबीज़ पैदा करता है तो उसके शरीर से निकलने वाले जो डीएनए होते हैं, जो डीएनए उसके शरीर के सेल्स में होते हैं, तो वो डीएनए अपनी कॉपी बना लेते हैं। ओके, तो डीएनए की कॉपी एक जाती है बच्चे में और एक रह जाती है पेरेंट्स के अंदर ही। तो डीएनए की कॉपी इसलिए बनती है बच्चों, ताकि जो बेबी है उसका डीएनए पेरेंट्स के डीएनए जैसा रह सके। ओके, वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिज़ाइन।
अलग अलग ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज़ अलग अलग होता है, आपको भी पता है। आप किसी चिड़िया को देख लीजिए, किसी मंकी को देख लीजिए, किसी हॉर्स को देख लीजिए, किसी डॉग को देख लीजिए, किसी इंसान को देख लीजिए, किसी पेड़ पौधे को देख लीजिए, किसी कीड़े मकोड़े को देख लीजिए, सब की बॉडी का डिज़ाइन अलग अलग दिखेगा आपको। ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का तरीका इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बॉडी की डिज़ाइन के बेसिस पे रिप्रोडक्शन का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है, अपने शरीर को बीच से स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अमीबा क्या करता है, अपने शरीर को बीच से स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। ओके, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। वहीं आप प्लेनेरिया देखेंगे तो प्लेनेरिया के शरीर को आप जितने भी हिस्सों में काटेंगे हर एक हिस्से से एक नया प्लेनेरिया निकल आएगा। ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के शरीर में अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है शरीर को दो पार्ट में डिवाइड कर देना और हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, जैसे अमीबा में होता है। ठीक है, इन फिजन मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। फिजन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हाइड्रा, ये रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट मतलब इनके शरीर से एक नया हाइड्रा बन सकता है। दे कैन ऑल्सो गिव आउट बर्ड्स विच मैच्योर इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स बना सकते हैं जो बर्ड्स नए इंडिविजुअल के रूप में तैयार हो जाएंगे। ओके, अब एसेक्सुअल यानी जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसका एक तरीका होता है, उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या नाम है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बच्चों, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा और गुलाब का प्लांट भी देखा होगा, तो गुलाब के प्लांट के स्टेम के हिस्से को आप अगर काट करके ज़मीन पर लगा दें तो उससे एक नया गुलाब का प्लांट निकल आएगा। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आलू, घर पे आलू जो होता है, आलू जब आप बहुत दिन तक किचन में रखे रहते हो तो उससे छोटे छोटे ग्रीन कलर के कुछ प्लांट जैसे निकलने लगते हैं, आलू में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनसे। ठीक है, तो वो उन हिस्सों को काट करके अगर आप ज़मीन में लगा दोगे तो उससे नया आलू का प्लांट निकल आएगा। तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तीसरा, आपने शुगर केन यानी गन्ना देखा होगा। शुगर केन के किसी भी एक हिस्से को आप अगर काट करके लगा दोगे ज़मीन पर तो उससे नया प्लांट निकल आएगा। ओके, तो ये सारे तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। These are examples of sexual reproduction where new generations are created from a single individual. एक इंडिविजुअल से नए नए बेबीज़ बना दिए जाते हैं, यही कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा रोज़ में सिर्फ उसी रोज़ के प्लांट की ज़रूरत पड़ी और उसके कुछ हिस्से स्टेम के काट करके आपने लगा दिए तो उससे नया रोज़ का प्लांट बन जाएगा। ठीक है, यही हाल होता है पोटैटो के साथ भी। ठीक है, आलू के साथ भी। ठीक है, देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू जनरेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल से ढेर सारे नए जनरेशन बनाए जा सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एक बेबी बनाने के लिए।
ठीक है। अगर एक बेबी बनाना है तो दो पेरेंट्स को साथ में आना पड़ेगा, उनके गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। मेल गैमीट स्पर्म फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमीट ओवम से, तब जाके वो बेबी फीमेल बॉडी के अंदर तैयार होगा। DNA copying mechanism create variations which are useful for ensuring the survival of species। DNA कॉपी करने से, DNA कॉपी कब होती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब DNA की कॉपी होती है। ओके, रिप्रोडक्शन में DNA की कॉपी होती है। तो DNA कॉपी होने से क्या होता है कि जो स्पीशीज़ हैं, आपके अंदर जो गुण हैं, जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आपके शरीर की क्षमता है, वो आपके बच्चों में आ जाएगी। DNA कॉपिंग से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे की हाइट भी अच्छी होती है, ज़्यादातर टाइम ऐसा देखा जाता है। अगर उनका पालन पोषण अच्छा हुआ है तो उनकी हाइट भी अच्छी होती है, ठीक है। अगर पेरेंट्स स्मार्ट हैं, मतलब वेल एजुकेटेड हैं, तो बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके DNA कॉपिंग मैकेनिज्म से आती हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनमें फूल होते हैं, उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो टेक्निक यूज़ की जाती हैं। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर के दो हिस्से होते हैं, स्टेमेन और जो पेटल सेपल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मेल फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमेन। मेल फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं बच्चों, ओके। दो हिस्से कौन से होते हैं? फिलामेंट और एंथर। एंथर में छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, उन दानों को बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? एंथर में। फीमेल फ्लावर में 3 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और उन तीनों को एक साथ मिलकर के पिस्टिल बोलते हैं। उन तीनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एक साथ मिलकर के क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ओके, तो फीमेल फ्लावर में पिस्टिल होता है और मेल फ्लावर में बच्चों, मेल फ्लावर में स्टेमेन होता है। स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ओके। और फीमेल फ्लावर के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन जब निकल के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाता है। पॉलन ग्रेन कहाँ से निकला? मेल फ्लावर से निकल करके, पॉलन ग्रेन निकल करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर्स बहुत सारे कलरफुल पेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कलरफुल पेटल्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को और दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स को और दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं वो कलरफुल पेटल्स, ओके। इंसेक्ट उस मेल फ्लावर के ऊपर आकर के बैठता है, इंसेक्ट के ऊपर वो पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और जब वो इंसेक्ट फीमेल फ्लावर के पास जाता है तो वही पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ओके। अगला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर एक ट्यूब बना लेता है। वो ट्यूब स्टिग्मा के नीचे स्टाइल से होती हुई ओवरी तक जाती है। जैसे ही ओवरी तक मेल जर्म सेल पहुंचता है, ओवरी बन जाती है जाइगोट। जैसे ही ओवरी जाइगोट बनती है तो वही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का साथ में मिलना, ओके। Changes in the body at puberty, such as increase in breast size in girls and new facial hair growth in boys, are signs of sexual maturation। तो
प्यूबर्टी क्या एज होती है बच्चों? 11, 12, 13 साल से लेकर 19, 20 साल तक की एज होती है प्यूबर्टी। इसमें कोई भी लड़का या लड़की सेक्सुअली मैच्योर होता है, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार होती है उसकी बॉडी और उसका माइंड। ओके, तो रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी अपने आप को तैयार करती है इसी ड्यूरेशन में। ओके, तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है और बॉयज़ में यानी मेल्स में फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, यानी चेहरे पे बाल आने लगते हैं, दाढ़ियाँ वगैरह आने लगती है। ठीक है, बॉयज़ के शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, आवाज़ मोटी हो जाती है। ठीक है, गर्ल्स के कमर वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ओके, तो ये सारे चेंजेस आते हैं। ओके, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है। ओके, तो ये सारे चेंजेस गर्ल्स और बॉयज़ में आते हैं बच्चों। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ टेस्टीज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? टेस्टीज आते हैं जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्पर्म्स। टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म्स। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज आते हैं, वास डिफरेंस आता है, सेमाइनल वेसाइकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, यूरेथ्रा आता है और पीनस आता है। तो ये पार्ट हो जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली टेस्टीज, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस और यूरेथ्रा। ये सारे जो पार्ट हैं ये सब मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं। ओके, और बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये सारे पोर्शन आते हैं। ओके, तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों क्या क्या आता है? ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स जिनको हम ओविडक्ट बोलते हैं, यूट्रस और वेजाइना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है? स्पर्म को वेजाइना के अंदर पहुंचाना होता है ताकि स्पर्म फीमेल गैमिट ओवम को फर्टिलाइज कर सके, और जैसे ही फीमेल गैमिट ओवम फर्टिलाइज होता है तो वो ओवम चेंज होने लगता है किसमें? जाइगोट में। और जैसे ही जाइगोट में चेंज होता है, जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बनने लगता है और एम्ब्रियो से एक बेबी बन जाता है। तो ये होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कॉन्डम्स, ओरल पिल्स, कॉपर टी एंड अदर मेथड्स। जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है, मतलब गर्भ निरोधक मेथड्स हैं जो, जिससे किसी भी फीमेल बॉडी को बेबी कंसीव करने से रोका जा सकता है, यानी किसी भी लड़की को बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। तो मेल्स और फीमेल्स में कॉन्डम्स का यूज़ करके ये मेथड्स अचीव किए जा सकते हैं। कुछ ओरल पिल्स होती हैं जिनको खा करके ये मेथड्स अचीव किए जा सकते हैं। कॉपर टी से वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन होते हैं, उनसे ये मेथड अचीव किए जा सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये था आपका एक छोटा सा जो समरी था आपके चैप्टर की, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो चालू करते हैं। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, दैट मीन्स अपने आने वाली जनरेशन को ज़िंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन सबसे कारगर प्रोसेस है। और कोई तरीका नहीं है दुनिया में जिससे कोई भी इंसान अपनी आने वाली जनरेशन को इस दुनिया में ला सके। सिर्फ एक तरीका है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप खुद सोचिए, सभी इंसान अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, बेबीज़ पैदा करना बंद कर देंगे, तो इस दुनिया में कुछ हज़ार सालों के बाद या कुछ 100 सालों के बाद इंसानों का जो अस्तित्व है या इंसानों की जो आबादी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो
तो रिप्रोडक्शन इस बात की गारंटी देता है कि आने वाली जनरेशन, ये जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है कि आने वाली जनरेशन को हम इस दुनिया में लाएं, ओके, या हमारी स्पीशीज़ को हम इस दुनिया में लेकर आएँ, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो जो स्पीशीज़ हैं वो उनकी तादाद आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का आंसर ये है, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, ढेर सारी एनर्जी लगेगी उसके लिए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात तो पक्की है बच्चों कि हम इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु देखते हैं वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अब डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीव होते हैं वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइन एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी डिज़ाइन एक जैसे होते हैं, ठीक है। और सपोज करिए आपने प्लांट्स को देखा है तो गेहूं का प्लांट जो सीड देता है, गेहूं का प्लांट जो बीज देता है, उस बीज से सेम टू सेम वैसे ही प्लांट निकलता है जैसे उसके पेरेंट प्लांट था। जिस प्लांट से वो बना है उसी तरह का प्लांट उस बीज से निकलता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एमीबा जब अपने सेल से बाइनरी फिजन करके दो नए एमीबा बनाता है तो उन दो नए एमीबा का जो शेप होता है और साइज़ होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होता है जिससे वो बना है, ओके। तो इससे ये पता चलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स की एग्जैक्ट कॉपी बनती, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है और वो वेरिएशन ज़रूरी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो एक जानवर दूसरे जानवर को पहचान पाए इसके लिए वो वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब थोड़ा सा चेंज, जैसे हम इंसानों में आपस में थोड़ा चेंज होता है, जैसे सब में कुछ चीज़ें कॉमन है, सभी इंसानों में सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे हर लड़के में लड़कियों में दो हाथ दो पैर, ओके, एक सर एक नाक दो आँखें, ये दो कान, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। बट सबकी शक्ल एक जैसी नहीं होती। तो सबकी शक्ल एक जैसी ना होने से क्या होता है, हर इंसान दूसरे इंसान को पहचान सकता है, ओके। अगर शक्ल एक जैसी होती तो कोई भी इंसान दूसरे इंसान को पहचान आसानी से नहीं पाता, ओके। फिर हाइट भी डिफरेंट होती है, कलर भी डिफरेंट होता है, वॉइस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं बच्चों, जिससे ये पता चलता है कि एक इंसान या दूसरे इंसान से अलग है, ओके। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइन को सिमिलर होना पड़ेगा तो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होनी पड़ेगी इन ऑर्गेनिजम्स को अपने पेरेंट्स की, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ओके, और वही डीएनए जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो वही डीएनए क्रोमोसोम बन जाता है, ओके। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो वही डीएनए बन जाता है क्रोमोसोम, ओके। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो डीएनए होता है वो उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हमारे शरीर के प्रोटीन बनाए जाते हैं और प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, ठीक है। इफ़ इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए तो अलग अलग प्रोटीन बनने लगेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोटीन बनने लगेंगे। तो अगर उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे और हमारे शरीर की बनावट भी अलग हो जाएगी, इसलिए उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जाता है। जब भी कभी गलती से वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं,
ओके, तो बच्चों इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस बारे में। ओके, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीडिंग करते रहें और राइटिंग करते रहें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग रीडिंग और राइटिंग करते रहें अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो। ओके, तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।